हेलो स्टूडेंट्स, यस। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर 3 में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझना, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वो सभी तरह की फोर्सेस के लिए कंसेप्ट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमें स्टडी करना है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो यस, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लें। तो कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस अकॉर्डिंग टू विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। मींस जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही किसी बॉडी पे, फोर्स है तभी डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को आप इनिशियली कहाँ पे फोर्स लगाए आपने और कहाँ तक लगा रहे हो फाइनली पोजीशन। तो ये किस रास्ते से लेके जा रहे हो उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर। आप सीधे चले जाओ, घूम के चले जाओ, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, उन पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे। ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, yes, conservative force, those forces according to which work done depends on the initial and final position. Those forces according to which work done depends on the final and initial position of object. तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ना कि नॉट ऑन द पाथ। ध्यान रखना, नॉट ऑन द पाथ। नॉट ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। वर्क डन अगर डिपेंड करे फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे, तो जिस फोर्स के द्वारा वो वर्क डन किया गया है वो फोर्स कहलाएंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल, व्हाट आर द एग्जांपल्स? यस, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा। तो जो हम अभी स्टडी भी करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स आगे चैप्टर ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू मासेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये जो फोर्सेस हैं ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और आगे एक और टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, एक स्प्रिंग लेंगे, फोर्स लगाएंगे, वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, हुक्स लॉ वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके द्वारा किया गया वर्क वो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे। यानी कि समझ लें कि ये एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल ए पॉइंट पे है इनिशियली और उसको बी पॉइंट तक हमें ले जाना है। तो या तो हम सीधे ले जाएं इस रास्ते से, फर्स्ट पाथ से, या ऐसे घुमा करके, या और जरा राउंड ले करके घुमा करके पहुंचे। तो फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड दिस इज अ थर्ड। लेकिन तीनों का क्या है? इनिशियल पॉइंट वही ए है, फाइनल पॉइंट वही बी है। तो जो वर्क डन होगा इन द फर्स्ट, इन द सेकंड पाथ एंड फॉर द थर्ड वन, ये जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, वर्क डन इक्वल होगा, क्योंकि पाथ पे नहीं, फाइनल पोजीशन वही है, इनिशियल पोजीशन वही है इन तीनों पाथ के लिए, तो वर्क डन सेम होगा। और अगर पूरा साइक्लिक प्रोसेस कहें घूम के वहीं पहुंच जाना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, घूम के वहीं पहुंचे। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो ना इसमें हम स्टडी कर लें थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? जस्ट इसका उल्टा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनके द्वारा वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन ले गए तो पाथ पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप पाथ कवर करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो यहां पर वर्क डन अगर डिपेंड करे, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, work done depends on the path followed, then it is नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर हो गया? इस केस में साइक्लिक प्रोसेस के लिए मतलब घूम के अगर आप वहीं पहुंच जाए तो ये फाइनल पोजीशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे पाथ पे डिपेंड कर रहा है,
तो इस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा, जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन 0 होगा। और भी क्या चीज़ है कि जो वर्क डन है, जो हम कह रहे हैं कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। लाइक आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, आगे विस्कस फोर्स स्टडी करेंगे जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट कहते हैं। तो ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं जिनके द्वारा वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पे। क्लियर हो गया क्या होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज? शॉर्ट में देखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करती। कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, और जो आपका वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिफरेंट पाथ के लिए सेम होगा अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो। और फॉर द साइक्लिक प्रोसेस अगर कहें तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लियर ना? अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हमने क्यों पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अब हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी पोजेस बाय बॉडी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होगी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होगी वो कैसे होगी? फोर्स लगने पे होगी। यस, तो जो फोर्स लगने पे होगी वो है वो कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड की वजह से। तो इस टर्म में हम स्टडी करते हैं, लाइक ग्रेविटेशन फोर्स है, अभी मैंने एग्जांपल में दिया कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी पार्टिकल की एनर्जी हम इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करते, ऐसा सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं कि यानी इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, यस, वो उस फील्ड में ग्रेविटेशन फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वहाँ पे सिर्फ पार्टिकल को नहीं देखना, उसके वो किसके वजह से, उस पर फोर्स कहाँ से लग रहा है, अर्थ अप्लाई कर रही है, प्लेनेट अप्लाई कर रहा है, तो सिस्टम को देखना पड़ता है हमको। ठीक है, सिस्टम को कंसिडर करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि उसके रिस्पेक्ट में उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके में भी आपको किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बताएं तो वो भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगी उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। एंड वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो उसका सोर्स क्या है, यानी वो सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो एनर्जी है, हम लोग सिंपली पढ़ते थे कि एनर्जी पोजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, या उसके शेप साइज चेंज की बात करें तो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज हो रही है तो फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो मेज़र करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को मेज़र करेगा। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी? सिंपली कहें तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, जो कि पोजीशन, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें। नाउ रिलेशन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि जब वो फोर्स लग रहा है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो रिलेशन क्या है? तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और ये जो टर्म है ग्रेडियंट, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहने का मतलब ये है माइनस, ये है ग्रेडियंट को कहते हैं, यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है डेल यू बाय डेल एक्स, इससे आपको फोर्स का एफ एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, दिस इज आपको एफ एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप, यानी कि ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर अगर हम कहें कि एफ एक्स वो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स है। अब ये जो सिंबल है ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसमें होता क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई जेड के टर्म में होगी, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन टर्म्स ऑफ कि चेंज इन पोजीशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज हो रही है। तो एक्स वाई जेड स्पेस की बात करें तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है,
तो डी यू बाई डी एक्स जैसे हम करते हैं, जो डी यू बाई डी एक्स और ये डेल यू बाई डेल एक्स में क्या डिफरेंस है कि जब एक्स वाई जेड तीनों ही टर्म है उसके अंदर, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वाई एंड जेड को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, तो हमें एफ एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। वैसे ही जब एफ वाई फाइंड करना है तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एंड एफ जेड फाइंड करना है तो माइनस डेल यू बाई डेल जेड। इसका मतलब ये है कि जब आपको एफ एक्स कॉम्पोनेंट फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई एंड जेड कांस्टेंट लेना है, और जब आप एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स एंड जेड को कांस्टेंट लेंगे, एंड जब आपको एफ जेड कॉम्पोनेंट फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट लेंगे, तो ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ जाएगा। तो आप f वेक्टर लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से आप फोर्स को लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में रिलेशन हमें मिल गया है। इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा कंपटीशन में, इस तरीके से ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना है। तो नाउ नेक्स्ट, मोस्टली हम वन डायमेंशन मोशन में क्वेश्चंस करते हैं तो x के अलॉन्ग की जनरली सिंपली यू एक्स का फंक्शन दे देते हैं, u फंक्शन ऑफ x लाइक u इज इक्वल टू आपका माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर करके दे दिया, तो सिंपल इस केस में सिर्फ x का फंक्शन है तो फोर्स आपका आ जाएगा माइनस यस डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके से। लेकिन जब एक्स वाई जेड तीनों कॉम्पोनेंट है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एकेडमी के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, यस सीबीएसई के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स जो हम कहें, इलास्टिक फोर्स भी एक तरीके से, जो स्प्रिंग फोर्स है ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पर इस फोर्स के बारे में थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। तो समझते हैं पहले हम स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आखिर ये स्प्रिंग फोर्स है क्या। तो ये हुक्स ने स्टडी किया था। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक स्प्रिंग ले लेते हैं, हम समझते हैं कि एक स्प्रिंग आपको दे दिया गया और एक स्प्रिंग को एक जगह से फिक्स कर देते हैं और ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक। अब यहाँ पे फिक्स करने का फायदा ये होता है कि भाई एक जगह से फोर्स लगाएंगे ऑटोमेटिक एक्शन रिएक्शन पे जनरेट होगा। तो अभी हमने फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, तो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मेरे एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, यही आपका स्प्रिंग फोर्स है। और वो कितना होगा? तो हुक्स ने कहा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वही आपका स्प्रिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अभी अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो ठीक है, प्रोपोर्शनल, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव हुआ। लेकिन प्रोपोर्शनल के साथ एक और चीज, प्रोपोर्शनल तो डिस्प्लेसमेंट के है, लेकिन माइनस साइन ये बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एफ रिस्टोरिंग की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट वेक्टर टर्म में कहें तो यहाँ डायरेक्शन बताएं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो रिस्टोरिंग करने की डायरेक्शन ये होगी। तो क्योंकि हम स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो जो रिस्टोरिंग है, वापस लाने की कोशिश जो कर रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे ये स्मॉल के एक्स वेक्टर, ये जो फॉर्मूला आपको मिला, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर हो गया? अब ये स्प्रिंग फोर्स में ग्राफ भी पूछा गया कंपटीशन में आपके, ठीक है। तो नाउ प्लॉट द ग्राफ एफ रिस्टोरिंग वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आप माइनस के एक्स देख रहे हैं कि यानी कि अगर एक्स की वैल्यू प्लस हुई तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, यानी ये हमने रिस्टोरिंग फोर्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में चला स्टडी करते हैं, एफ रिस्टोरिंग वर्सेस एक्स। तो ग्राफ कैसे आएगा? जब एक्स की वैल्यू आपकी प्लस होगी, एक्स की वैल्यू प्लस होगी तो एफ की वैल्यू माइनस होगी, यानी इस क्वाड्रेंट में। जब एक्स की वैल्यू माइनस होगी
तो माइनस माइनस प्लस, एफ की वैल्यू प्लस होगी, तो इस क्वाड्रेंट में यानी कि ग्राफ हमारा इस तरीके से ग्राफ आएगा। एक्स की वैल्यू जब माइनस में, यानी ये एक्स की वैल्यू माइनस में, तो एक्स की वैल्यू -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, एफ की वैल्यू प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट। और जब एक्स की वैल्यू प्लस लेंगे तो एफ की वैल्यू माइनस में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ग्राफ आपका है। क्लियर हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स का कंसेप्ट। अब आपको यहाँ पे फोर्स का कंसेप्ट स्टडी करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हमें तो फॉर्मूला मिल गया कि भाई जो हम रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसका फॉर्मूला हमें तो मिल गया। तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये स्प्रिंग है और ये नॉर्मल पोजीशन है, यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसका। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं स्प्रिंग को, ये, और हमने ये इसको इनिशियल पोजीशन से इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो हम प्लस एक्स मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स हो गया, इतना डिस्प्लेस किया 0 से एक्स, यानी अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 ले लिए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस एक्स होंगे। ओके, तो ऐसा करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा ना, तो हमने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो नाउ द रीस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, पहले फॉर्म लिखना पड़ेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एस वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट है। यस, सिंस एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो माइनस टाइम्स ऑफ रीस्टोरिंग है, यानी कि यहां से एक्सटर्नल फोर्स मिल गया आपको माइनस ऑफ माइनस के एक्स वैक्टर, यानी कि प्लस के एक्स वैक्टर मिल गया। यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कहें तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रीस्टोरिंग की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और वैल्यू क्या है? के एक्स। तो क्या वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट? यस, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कितना करना पड़ा? यानी 0 इनिशियल पोजीशन से फाइनली एक्स पोजीशन तक ले गए, 0 इनिशियल पोजीशन से फाइनल एक्स पोजीशन तक ले गए। वर्क डन डिपेंड कर रहा है फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे, एंड हियर वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन x 0 से फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स वैल्यू यानी 0 से x। ठीक, फोर्स की वैल्यू रख देंगे जो वेरिएबल फोर्स है dx के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करेंगे ना, वैल्यू पुट करते हैं 0 से x डिस्प्लेसमेंट, 0 से x पोजीशन में चेंज आया, फोर्स हमारा के एक्स है मैग्नीट्यूड, और इंटीग्रेट करके आपको मिल जाएगा वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म x की पावर 1 का इंटीग्रेशन 1 + 1 2 अपॉन 2। यस, और लिमिट आप 0 से जब x रखेंगे तो वैल्यू तो यही आएगी, क्योंकि एक बार 0 रखेंगे, सॉरी पहले फाइनल वैल्यू, पहले एक बार x रखेंगे, फाइनल रखते हैं, फिर माइनस इनिशियल रखते हैं, और इसलिए रख के दिखाते हैं। k स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, और x की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, और k/2 था ना, ये 2 नीचे। तो आपको क्या मिला? आपको यहाँ से जो वर्क डन मिला वो वर्क डन आपको मिला हाफ, यानी ये 1/2 kx², हाफ kx² मिल गया। एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी वर्क डन को हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो इट इज हाफ kx²। तो हमें ये डेरिवेशन से मिल गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, एंड दैट इज हाफ kx²। ये फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, इसकी लेंथ क्या है, और उसका वो एरिया, और जो लूप बनाया है वो एरिया क्या है। ठीक है, तो बाकी उन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिलहाल हमें ये गिवन होता है कि ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो हमने कैलकुलस से किया, लेकिन कोई और मेथड इसका? यस, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, तो ग्राफिकली भी करते हैं। तो पहले वही एफ एक्सटर्नल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द वर्क डन, वहां से आ जाएगा। तो यस, अदर मेथड हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाया, दैट इज प्लस के एक्स
और ये ग्राफ हमारा क्या है x0, हमारा फॉर्मूला क्या है ये kx के इक्वल। तो जब x0 तो f0, और इस तरीके से आप देख सकते हो पावर 1 है स्ट्रेट लाइन, f को y माना, k कांस्टेंट हो गया, x को x एक्सिस के अलॉन्ग, तो y इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करो आप f एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले को यानी kx को y इक्वल टू mx से कंपेयर करो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, और यहाँ पे m यानी ये होगा थीटा। तो अगर आपको टेन थीटा मैं कहूँ तो टेन थीटा वो आपको m यानी स्लोप देगा, वो यहाँ पे k की वैल्यू देगा, और इस बेसिस पे f बाय x। और ये जो एरिया है 0 से x डिस्प्लेस किया आपने, तो 0 से x और यहाँ फोर्स हो गया 0 से kx हो गया। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ये एरिया आया kx, ये ग्राफ है आपकी, ये लाइन है, एरिया अंडर दिस ग्राफ मतलब ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया आया उसकी वैल्यू क्या आई, तो दिस एरिया, ये एरिया है इक्वल टू वर्क, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव द वर्क एंड वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, हम कहेंगे सीधे सीधे एफ ग्राफ। और एरिया हमें क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस हमारा ये हो गया x और ये हाइट ये क्या होगी इसके इक्वल यानी kx, तो हाफ x इंटू kx, तो जो वर्क डन आया दैट इज हाफ kx स्क्वायर आ गया। तो वही डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, देखो अदर मेथड से यानी कैलकुलस की जगह ग्राफिकली हमने कर दिया हाफ kx स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। क्लियर। तो हम बात करें अब k की, तो k हमारा यस F बाय k है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, यानी इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या पर यूनिट एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। जब x इक्वल टू 1 हो यानी यूनिट एक्सटेंशन हो तो k इज इक्वल टू F यानी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप यूनिट देखो तो k की यूनिट क्या होगी, k की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। और वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला यस न्यूटन mL/t-2, और L से डिवाइड कर देंगे तो mL0t-2, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। तो ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। Now very important numericals related, in a stretching a spring by 2 centimeter energy stored is given by U। 2 centimeter एक्सटेंशन है, energy stored is U। तो बताओ then stretching by 10 centimeter energy stored will be कितना होगा, तो U is equal to half kx square। तो हम मान लेते हैं कि U1 है, U1 U मान लिया, U1 आपका U है और वो हाफ के x1 एक्सटेंशन के लिए, k तो वही रहा, स्प्रिंग तो वही है, और u2 हमें फाइंड करना है, अब वो u के टर्म में आएगा, फॉर द वही स्प्रिंग है, हाफ k तो वही रहेगा क्योंकि स्प्रिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, एक्सटेंशन हमने x2 कर दिया। अब इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करके देखो तो u1 अपॉन u2 क्या मिलेगा, हाफ और k कैंसिल, x1 अपॉन h2 का स्क्वायर मिलेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब रेशियो में लेने का फायदा है कि यूनिट को चेंज नहीं करना पड़ता, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के रेशियो में कट जाता है। u1 को हमने u लिया और u2 हमें फाइंड करना है, x1 हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, और अगर x2 हमें गिवन है कि अगर 10 सेंटीमीटर पूछा जाए तो ये, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 2/10 यानी 1/5, तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा आंसर, u/u2 1/5 का स्क्वायर 25 यानी u2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ u, 25 टाइम्स ऑफ u, u2 की वैल्यू जो आपकी आई वो 25 टाइम्स ऑफ u आई। देन स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी 25/u, तो हो गई आपकी किसके लिए, वो हो गई 0 से 10 सेंटीमीटर के लिए। अगर हम कहें कि फर्दर, अगर हम कहें कि भाई 0 से 10 सेंटीमीटर है ना, इसके लिए 25u है 0 से 10 के लिए, और अगर हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर के आगे 10 सेंटीमीटर ले जाना है, आगे की बात करें तो
इन फर्दर एक्सटेंशन, ठीक है, पहले तो हमने 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया तो इतनी एनर्जी, तो 2 के आगे फर्दर अगर एक्सटेंड किया तो फर्दर एक्सटेंड करके कहाँ ले गए हम लोग, एडिशनल 8 सेंटीमीटर, तो उस बेसिस पे क्या होगा तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखो ये हमारा जो कंसेप्ट ध्यान से देखो कि 0 से 2 सेंटीमीटर के लिए ये आपका u है, और 0 से 10 सेंटीमीटर के लिए ये आपका 25 टाइम्स ऑफ u हो गया, क्योंकि कितने, देखो ये 2 सेंटीमीटर का 5 टाइम्स हुआ ना, तो ये x स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स हो गया u, ठीक। अगर हमसे कहा जाता कि भाई 2 सेंटीमीटर से आगे फर्दर एक्सटेंड करना हो, तो इसके आगे 10 सेंटीमीटर तक ले जाना हो तो कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी 2 से आगे 10 सेंटीमीटर तक ले जाना है तो एडिशनल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एडिशनल यस दोनों का डिफरेंस 24 u आएगा। तो थोड़ा इसमें मिसिंग है, आपसे पूछा जाता एडिशनल कि 2 सेंटीमीटर से फर्दर आगे 10 सेंटीमीटर तक पहुंचाना है, यानी कि आपका ये जो स्प्रिंग था ऐसे करके x0 था और एक्सटेंड करके x2 पे ले गए, तो ऐसा करने पे 2 सेंटीमीटर तक u आपकी पोटेंशियल एनर्जी अब 0 से u हो गई, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर तक ले जा रहे हो, 0 है तो ये 10 सेंटीमीटर पोजीशन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 25 u हो गई, तो 2 से 25 के लिए कितनी होगी, 2 से 25 के लिए होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 25 माइनस u, तब 24 u ऑप्शन होता। तो यानी थोड़ा सा मिसिंग इसमें, कहते कि 2 से 10 सेंटीमीटर तक ले जाने में देन आंसर आपका 24 u होता। ओके, ये आपका कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ले रहा हूं कि इक्विलिब्रियम हमें पता है लेकिन हमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझना है। पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है आपका। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, ठीक है, फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, फोर्स जीरो या टॉर्क जीरो कहते हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये लेट की ग्राफ है कि इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एफ यानी फंक्शन ऑफ एक्स है, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। अब देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, प्लस में इधर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का है यानी माइनस इधर, और यहाँ पर ये कांस्टेंट होगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्स जीरो, यस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, यस, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो होना चाहिए, और फोर्स जीरो होने का मतलब है कि माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो, और डी यू बाई डी एक्स जीरो मीन्स यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यू कॉन्स्टेंट या तो मैक्सिमम वैल्यू पे वो कॉन्स्टेंट है या तो मिनिमम वैल्यू पे कॉन्स्टेंट है, और इन बिटवीन कहीं कॉन्स्टेंट ही हो गया, ठीक है। यहाँ देखो मैक्सिमम, अब डी यू बाई डी एक्स एक तरीके से स्लोप बताता है, तो अगर आप ये देखो डी यू बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे स्लोप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे स्लोप, तो स्लोप जीरो यानी डी यू बाई डी एक्स जीरो यानी फोर्स जीरो, तो यानी कि स्लोप जीरो यानी डी यू बाई डी एक्स जीरो यानी फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, सही है। वैसे यहाँ पे भी अगर आप स्लोप बनाए ऐसे करके तो वो इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, यानी ये भी स्लोप जीरो है, यानी यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो, ये भी डी यू बाई डी एक्स जीरो वाला है, ये भी डी यू बाई डी एक्स वाला है, ये भी डी यू बाई डी एक्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका एफ जीरो मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो, तो तीनों केस तो हैं। तो हमें समझना है कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम तो दोनों ही है, ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपर समझना है कि अनस्टेबल का मतलब क्या है। तो आपको बता दें अनस्टेबल वो पोजीशन होती है, वो पोजीशन है जहां पे आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो ऑब्जेक्ट उस पोजीशन में वापस ना आए, ठीक है। और जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पे आप उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद उधर ही वापस आ जाता है, और बल्कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मिंग मोशन क्या होता है वो आगे स्टडी करेंगे, बट ये कंसेप्ट 12th में भी यूज होगा। तो याद रखना अनस्टेबल मतलब समझ लो कि वो वापस नहीं आएगा, आपने वहां थोड़ा सा फोर्स लगाया, डेविएट किया, अनस्टेबल वापस नहीं आया। लाइक कि आपने कोई ऐसे करके कोई कंटेनर ऐसे यू शेप में और हमने यहाँ बॉल रख दी, अभी बैलेंस कर रखा है, नेट फोर्स जीरो है, अभी बैलेंस कर लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाइए नीचे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर अपने आप जाएगा नहीं ना।
थोड़ा सा फोर्स लगाया, इधर से वो स्लाइड करके नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे बॉल रखना अनस्टेबल। अभी इसी बीकर को यू शेप के ऐसे रखा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और यहाँ फोर्स लगाओ तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, सिंपल हाई मोशन। तो ये समझ लो कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस तरीके से समझते हैं, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट उस पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ठीक है, अपने आप नहीं आएगा। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा हल्का सा आगे गया वापस आ जाएगा और वहीं ऑसिलेट करेगा। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका थ्रू आउट, ना इसके आगे ना इसके पीछे, थ्रू आउट क्या है, फोर्स 0 है, ठीक है। जैसा आप फोर्स आप उसके आगे आप जो फोर्स लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा, वो उसके आगे वो न्यूट्रल बिहेवियर उसका मीन्स इसके आगे आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी आगे भी आपकी कांस्टेंट है, पीछे भी कांस्टेंट है। जबकि यहाँ इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी नेगेटिव में होगी, और यहाँ पर इसमें देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये आपकी पॉजिटिव में आई। तो कंपेयर करें तो स्टेबल का मतलब है करस्पॉन्ड टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और अनस्टेबल का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से। तो मोस्टली अनस्टेबल और स्टेबल पूछा जाता है। जबकि न्यूट्रल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे वो कांस्टेंट ही रहती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यस चेंज होगी, आगे पीछे आप देख सकते हो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो क्लियर हो गया आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको ध्यान रखना है कि दोनों में ही आपका फोर्स 0 है, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था वो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड था। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, थैंक यू क्लास।